Welcome listeners. Today's topic is Unit 03 of MPA 013 Public Systems Management. तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे कि आखिर हमारे देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सिस्टम्स किस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये टॉपिक ना आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के रियल एनवायरनमेंट की एकदम क्लियर पिक्चर दे देगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम शुरुआत करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट से, फिर हम समझेंगे कोर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, उसके बाद लीगल एंड पर्सनल सिस्टम्स, फिर सोशल सेफगार्ड कमीशंस पर बात होगी और फाइनली स्टैट्यूटरी एंड राइट्स बॉडीज को कवर करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। 1. द कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट, द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। देखिए, कोई भी पब्लिक सिस्टम ना हवा में काम नहीं करता, उसे फंक्शन करने के लिए एक सॉलिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है और इंडिया में ये एनवायरनमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सोचिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडेशनल फीचर्स हैं वही देश के गोल्स तय करते हैं। हमारा प्रियम्बल ही इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। इसके साथ साथ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरेशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब फीचर्स मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस की तरफ ही आगे बढ़े। अब हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कोर है ना, वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल। इस मॉडल में होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होता है और सीधे उसी के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी एकदम फिक्स्ड है। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक न्यूट्रल सिविल सर्विस का होना बहुत जरूरी है। यही चीजें पूरे गवर्नेंस सिस्टम को एक रॉक सॉलिड बेस देती हैं। और इसी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जुडिशरी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट या नए कानून की लीगैलिटी को चेक कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये पावर पब्लिक अथॉरिटीज को उनकी अपनी संवैधानिक लिमिट्स में बांध कर रखती है ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज न कर सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। 2 पॉइंट कोर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, द पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे पब्लिक सिस्टम्स को बिना किसी प्रॉब्लम के चलाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर, खासकर अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और स्टैट्यूटरी कमीशंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिन्हें सीधे संविधान ने खुद बनाया है, जैसे यूपीएससी या इलेक्शन कमीशन। वहीं दूसरी तरफ स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करके बनाया हो, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सिंपल है ना? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोराइजेशन टूल है। कोर अथॉरिटीज और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को मैच करना अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैग आता है आर्टिकल 148 के अंडर, फिनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, इलेक्शन कमीशन 324 में और यूपीएससी आर्टिकल 315 में। इन आर्टिकल्स को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। चलिए, अब इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जिसे हम सीएजी भी कहते हैं। सीएजी का काम है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना। इनका टर्म 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है और सबसे बड़ी बात, इन्हें एग्जीक्यूटिव आसानी से हटा नहीं सकती। इनकी आजादी बरकरार रहे, इसीलिए इनकी सैलरी सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। एक और बड़ा पिलर है फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट हर 5 साल में इसे बनाते हैं। इसका मेन काम क्या है? सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्सेस का सही तरीके से बंटवारा तय करना और ग्रांट्स एंड एड के प्रिंसिपल्स डिसाइड करना। बेसिकली देश के अलग अलग हिस्सों में जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, उन्हें दूर करने में ये कमीशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का रोल सबसे क्रूशियल है। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, इलेक्शंस को सुपरवाइज करना, डेट्स नोटिफाई करना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करना, ये सब इसी के फंक्शंस हैं। यही वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस की गारंटी देती है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 3 पॉइंट लीगल एंड पर्सनल सिस्टम्स, एडवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए सिर्फ पैसे और इलेक्शंस काफी नहीं होते, सही लीगल एडवाइस और स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी सख्त जरूरत होती है। गवर्नमेंट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 76 के अंडर इनका अपॉइंटमेंट होता है और इनका मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करना। यही वो शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और पब्लिक सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल पे चलाने वाले बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ से आते हैं? बिल्कुल सही, यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके मेंबर्स को सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर के बेसिस पर ही हटाया जा सकता है, जो बिना किसी दबाव के इनकी वर्किंग को इंश्योर करता है। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सीधा प्रेसिडेंट को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 4th सेक्शन पर। 4 सोशल सेफगार्ड कमीशंस, प्रोटेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि समाज के वीकर सेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वल्नरेबल कम्युनिटीज को एक स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 338 के अंडर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट काम करता है। 338A के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 350B स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफगार्ड्स के लिए है। ये सारी बॉडीज अपनी अपनी कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पैनी नजर रखती हैं। और फाइनली हम आ गए हैं अपने 5th और लास्ट सेक्शन पर। 5 स्टैट्यूटरी एंड राइट्स बॉडीज, द स्पेशलाइज्ड विंग्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वो बॉडीज हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने अपने एक्ट्स के थ्रू बनाया है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज यहाँ ध्यान देने वाली हैं। पहली है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो 1992 में बनी थी। इसका काम महिलाओं के राइट्स की रक्षा करना, जेल्स को इंस्पेक्ट करना और विमेन्स डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करना है। दूसरी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो 1993 में सेटअप हुई। ये कमीशन ओबीसी लिस्ट्स में किसी भी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट को बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर 8 क्या है? ये नंबर रिप्रेजेंट करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी के मेंबर्स की स्ट्रेंथ को। ये एक 8 मेंबर ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस से लेकर अलग अलग फील्ड्स और कमीशंस के टॉप एक्सपर्ट शामिल होते हैं। मतलब एकदम डाइवर्स और पावरफुल टीम। एनएचआरसी का मेन मैंडेट ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के किसी भी केस में ये कमीशन खुद से, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं, या फिर किसी पेटिशन के आधार पर डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकता है। हमारे सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करने के लिए ये सच में एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल टूल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने जितनी भी अलग अलग बॉडीज, कमीशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के बारे में बात की, उनका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे ये सारी अथॉरिटीज एक साथ मिलके एक टीम की तरह ये इंश्योर करती हैं कि हमारा देश हमेशा एक बैलेंस्ड, जस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे। सोच कर देखिएगा, क्योंकि असल में यही पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट की रियल बैकबोन है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.